Hello everyone, welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. And in previous lectures, we have completed up to unit number 5. The last unit which we have completed was unit number 5, that was based on hydraulic models. Okay, if you remember, we have studied about the Reynolds model, Froude's model law. Okay, we have also taken the different numericals from this topic. So hydraulic models was completed. The unit number 5 was completed in previous lectures. Today we will move to the last unit, that is unit number 6. Okay, unit number 6, that is totally based on the fluid machinery or hydraulic machines. In this unit we have to study about the turbines, reciprocating pump and centrifugal pump. These are the three basic machineries, okay, fluid machineries which we have to study. Okay, this is the last unit. Unit number 6, that is fluid machinery. It is also called as hydraulic machine. So today we will start unit number 6. So let's get started. Uh, Remember, I have uploaded one one PDF from the RK Bansal book. Okay, you can refer this PDF. It has everything from your syllabus. You can see this book or this PDF. I have already uploaded this on your Google Classroom. Okay, so hydraulic machines. Okay, but see, we will study from both. Okay, my notes and also from this book. Okay, हम क्या करेंगे कि ये बुक से भी कुछ पढ़ेंगे और कुछ पार्ट मैंने जो एक पर्सनल नोट्स है मेरे उसमें से भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेहतर है मैं उस टॉपिक से आपको पढ़ाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आए। ओके, हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके उसे। ठीक है ना, इजीली आपको वो दिमाग में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम स्टार्ट करेंगे जो मेरे पर्सनल नोट्स है वहाँ से। हाइड्रोलिक मशीन, यूनिट नंबर 6। ओके, फ्लूइड मशीनरी, जिसको हम हाइड्रोलिक मशीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी को हम हाइड्रोलिक मशीनरी या हाइड्रोलिक मशीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये हाइड्रोलिक मशीन क्या है। फ्लूइड मशीनरी में हाइड्रोलिक मशीन क्या है। फ्लूइड मशीनरी और हाइड्रोलिक मशीन एक ही चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है। देखिए इसका इंट्रोडक्शन में, hydraulic machines are defined as those machines which convert either hydraulic energy into mechanical energy or mechanical energy into hydraulic energy। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जिसे अंडरलाइन करना ज़रूरी है, जैसे कि हाइड्रोलिक एनर्जी, ये वर्ड, और उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इन दो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हूँ कि आपको समझे कि हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, हाइड्रो का मतलब वाटर है, यानी कि वाटर की एनर्जी है ना। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब वाटर की एनर्जी, एनर्जी विच इज क्रिएटेड बाय वाटर। तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय वाटर, यानी कि जो एनर्जी वाटर के अंदर है, वी कैन से इट्स अ हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, जो वाटर पॉजेस करता है दैट इज हाइड्रोलिक एनर्जी, और जिसकी वजह से कोई चीज़ हम रोटेट करें, किसी चीज़ को पुश करें वाटर के जरिए, तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब एनर्जी पॉजेस्ड बाय वाटर, जो पानी के अंदर जो एनर्जी, ठीक है ना, वो है हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब हाइड्रोलिक मशीन दो काम करती है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी को या तो मैकेनिकल एनर्जी में डालेगी या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में डालेगी, यानी कि उसको कन्वर्ट करेगी। तो जैसे कि हाइड्रोलिक एनर्जी है जो कि अब वाटर की एनर्जी है, इनटू मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी अब क्या होती है, किसी भी शाफ्ट का घूमना, है ना। जैसे कि हम, जो हमारा सीलिंग फैन होता है, हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो पंखा जो है वो घूमता है, उसका जो रोटेशन है, ये फैन का जो रोटेशन है वो मैकेनिकल एनर्जी है, हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल की वजह से, है ना। ऐसा होता है ना जनरली, इलेक्ट्रिकल की वजह से वो जो है फैन घूमता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सिमिलरली इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक मशीन्स में हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि पानी की मदद से, पानी के प्रेशर की वजह से कोई चीज़ घुमाना, किसी चीज़ को रोटेशन करवाना, यानी कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी आ रही है उसमें। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज
हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक मशीन दो काम करती है, या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में डालेगी या मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में डालेगी। ठीक है, सिंपल। अब इसको और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको हाइड्रोलिक मशीन समझ गया है। ऐसी मशीन, ये वो मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है या उसका उल्टा मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करती है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, और मैंने अभी बताया हाइड्रोलिक एनर्जी क्या है और मैकेनिकल एनर्जी क्या है। इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन्स, दो तरह की बेसिक मशीन्स होती है हाइड्रोलिक मशीन। सबसे पहला होता है टरबाइन्स, नाम आपने सुन रखा होगा ये टरबाइन। दूसरा होता है पंप। पंप तो हम हमारी जनरल घरों में भी देखते हैं। ठीक है, तो दो तरह की हाइड्रोलिक मशीन है, एक टरबाइन है और एक पंप है। दोनों के फंक्शंस अपोजिट है। जैसे कि टरबाइन में क्या होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी जो है, हाइड्रोलिक एनर्जी को टरबाइन के जरिए हम काय में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन में देखा ना, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल या मैकेनिकल इंटू हाइड्रोलिक। तो ये दोनों में टरबाइन और पंप का ही काम है। सबसे पहले टरबाइन में क्या होता है, हाइड्रोलिक कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में। ठीक है ना, हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके अपोजिट पंप में क्या होगा, पंप में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सबसे पहले देखो टरबाइन। ठीक है ना, टरबाइन में क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन की मदद से। अब टरबाइन की डेफिनेशन देखो, टरबाइन क्या है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टरबाइन के बारे में। पंप जो है वो हमारा दूसरा पार्ट है, पंप को हम डिटेल में इसके बाद वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बेसिक दोनों का बता देता हूँ आज। अब जैसे कि टरबाइन है, टरबाइन में देखो क्या हो रहा है। Turbines are defined as the hydraulic machines which convert hydraulic energy into mechanical energy। ठीक है, सबसे पहली चीज हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद दीज मैकेनिकल एनर्जी, फिर ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो बची है, ये क्या होता है, इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग जनरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे तीन एनर्जी, एक और एनर्जी आ गई। सबसे पहले तो क्या किया टरबाइन ने, जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। फिर जो मैकेनिकल एनर्जी बची है, जो मैकेनिकल एनर्जी मिली है हाइड्रोलिक से, उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर से कन्वर्ट करता है। आगे जो कन्वर्ट होता है ये टरबाइन नहीं कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, ये कोई और चीज इसे कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो चीज इसे कन्वर्ट करेगी उसे हम कहते हैं जनरेटर। ठीक है, अब इसको मैं 1 मिनट में आपको इमेज के जरिए बहुत अच्छे समझ जाएगा। देखो, जैसे कि ये कोई डैम से पानी आ रहा है नोजल के जरिए, ये डैम से वाटर आया, ये नोजल से, ये देखिए पानी का क्या हुआ, फोर्स जो लगा किस पे लगा, ये टरबाइन का रनर और ब्लेड्स है। ठीक है ना, जो घूमेगा ये रोटेट होगा, ये टरबाइन का एलिमेंट है, टरबाइन का पार्ट है। ठीक है ना, हम टरबाइन इससे पहले भी इसमें देखिए, आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो टरबाइन का एलिमेंट होता है। ठीक है ना, ये ब्लेड्स होती है टरबाइन की, ये रनर होता है, ये रनर एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, शाफ्ट जो है वो घूमती है। तो सबसे पहले क्या होता है देखो, ये हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि पानी की एनर्जी। तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी कोई डैम से पानी ऊपर से आ रहा है फोर्स से और सीधा जाके टकरा रहा है ये टरबाइन से। ठीक है ना, ये टरबाइन है, तो टरबाइन की ब्लेड से टकरा रहा है और ये ब्लेड घूम रही है। अगर ये ब्लेड रोटेट हो रही है, व्हेन दिस ब्लेड्स स्टार्ट रोटेटिंग, शाफ्ट विल आल्सो साइमल्टेनियसली स्टार्ट रोटेटिंग। ये जो शाफ्ट है कनेक्टेड है रनर से, तो शाफ्ट भी घूमेगी ये गोल, शाफ्ट भी क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन में स्पीड से रोटेट होगी। इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हम टरबाइन की डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फिर से। हाइड्रोलिक एनर्जी है, पानी की एनर्जी, ये जो पानी के अंदर जो एनर्जी है कौन सी एनर्जी है, ये वाटर के अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी है ना। तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी ने क्या करी, इस टरबाइन को के इसको घुमाई। ठीक है ना, हाइड्रोलिक एनर्जी की वजह से टरबाइन का जो रनर है या ब्लेड्स है, ये क्या हुआ, रोटेट होना शुरू हुआ। जब ये ब्लेड रोटेट होना शुरू हुआ, उसके साथ में ये शाफ्ट जो कनेक्टेड है, ये शाफ्ट भी रोटेट होना शुरू हुई। अब यहाँ पे जब शाफ्ट रोटेट होना शुरू हुई, यानी कि ये जो एनर्जी शाफ्ट का रोटेशन हम हुआ, इसकी वजह से हमको मिल गई मैकेनिकल एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी मिली, ये क्या है, इस शाफ्ट का रोटेशन है। जब ये शाफ्ट रोटेट हुई, मतलब हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल चुकी है। ठीक है ना, हाइड्रोलिक एनर्जी से टरबाइन की मदद से हमको शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। शाफ्ट का घूमना मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल कन्वर्ट हो गया। अब
इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसा कन्वर्ट करते हैं देखो। उसके बाद क्या होता है, ये शाफ्ट जो है ना एक जनरेटर में कनेक्टेड होती है, बहुत बड़ा रूम होता है, जनरेटर होता है। इस जनरेटर में कॉपर वायर्स होते हैं जो शाफ्ट की सराउंडिंग में कनेक्टेड होते हैं। जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो कॉपर वायर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इस तरीके से ये जो जनरेटर के अंदर क्या होता है, शाफ्ट के रोटेशन, जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जो अलग चीज़ है, ये जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अलग चीज़ है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम है। हमारा काम यहाँ पर इतने पार्ट का है, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल में कैसी कन्वर्ट हो रही है। आगे क्या है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये सब आगे का काम है, इलेक्ट्रिशियंस का काम है वो। लेकिन यहाँ पर शाफ्ट को घुमाना ये हमारा काम है। शाफ्ट कितनी स्पीड से घूमेगी, कैसे घूमेगी, ये हमारा काम है। फिर शाफ्ट जितनी स्पीड से घूमेगी उतने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम उसी एक प्रोपोर्शन में वो निकाली जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर की मदद से, है ना। एक जनरेटर रूम होता है, जब शाफ्ट घूमेगी कॉपर वायर्स वगैरह अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जाती है, जो कि आगे फिर पावर जनरेशन में यूज की जाती है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद ये एक नोट भी लिखा है, देखिए, द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन थ्रू हाइड्रोलिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रोलिक पावर प्लांट। अब हाइड्रोलिक पावर प्लांट आपको याद होगा, पूरा एक डैम होता है, ये सब हम एक बार पढ़ चुके हैं। अभी फिर से मैं आपको उसकी एक इमेज दिखाऊंगा, हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोलिक एनर्जी की मदद से, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ठीक है, आपको समझ गया किस तरीके से पानी की जो एनर्जी है, वाटर का फोर्स जब टरबाइन से टकराएगा, हाइड्रोलिक एनर्जी जो टरबाइन से टकराएगी हाइड्रोलिक एनर्जी, तो क्या होगा, शाफ्ट घूमेगी, और शाफ्ट का घूमना मतलब मैकेनिकल एनर्जी। shaft rotation is nothing but mechanical energy. Then the shaft rotation is used by the generators for developing or creating electrical energy. ठीक है, आई होप आपको टरबाइन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ को प्रूव कर दी है कि हाइड्रोलिक एनर्जी टरबाइन की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में डाल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इतना समझ गया, हमारा मेन काम यहाँ तक है, हाइड्रोलिक एनर्जी कैसा मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है टरबाइन की मदद से। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन के साथ इसको प्रूव किया दैट द टरबाइन इज यूज फॉर कन्वर्टिंग हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि पंप में इसका अपोजिट कैसा होता है। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा, जैसे कि कोई पंप है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब पंप वाला चैप्टर आएगा। कहीं पर भी फॉर एग्जांपल एक रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, अगर हमको उस नीचे से, ठीक है ना, नीचे का एक रिवर में फ्लो हो रहा है पानी, आपको अगर उसको ऊपर तक भेजना है, उस पानी को नीचे से ऊपर भेजना है, तो हमको पंप की हेल्प लगती है ना, पानी को नीचे से ऊपर, लोअर लेवल से ऊपर के टॉप लेवल में भेजने के लिए। उस वक्त क्या होता है, जो पंप है उसमें जस्ट इसका पूरा अपोजिट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पंप में आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या होता है, शाफ्ट घूमती है पंप के अंदर की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, हम बटन चालू करते हैं, मोटर चालू होती है पंप की, वो घूमती है, वो घूमने की वजह से सक्शन क्रिएट होता है, और हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि पानी सक करता है वो मोटर। जस्ट इसका पूरा अपोजिट फिनोमेना पंप में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से बटन चालू करे, पंप स्टार्ट हुआ, मोटर चालू हुई, रोटेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद पानी सक करता है वो, और क्या होता है उसमें फिर जस्ट अपोजिट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में, पंप में। आपको याद होगा, पंप आपको याद है अगर, तो उसमें हम बटन चालू करते हैं, पंप की शाफ्ट घूमती है, सक्शन क्रिएट होता है, और पानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से पंप काम करता है, टरबाइन का जस्ट अपोजिट। जब पंप वाला चैप्टर आएगा मैं आपको इमेज के जरिए पूरा डिटेल में इसको फिर से बताऊंगा। अभी फिलहाल में हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे टरबाइन है। तो आई होप आपको ये इमेज के जरिए टरबाइन के बारे में पूरा समझ चुका है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम देखेंगे, ये बुक की मदद से, ठीक है ना, बुक में इसके बारे में अच्छे से लिखा है, तो हम बुक से देखेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोलिक मशीन के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, टरबाइन के बारे में बता चुका हूँ क्या है। अब इसके बाद देखते हैं हम जनरल लेआउट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, देखिए जनरल लेआउट में क्या होता है, एक डैम होता है जो कि रिवर के पास में बनाते हैं हम, जो कि पानी स्टोर करता है। फिर पाइप होते हैं लार्ज डायमीटर के, जिसको हम पेनस्टॉक बोलते हैं, आपको याद होगा।
है ना, जो लार्ज डायमीटर के पाइप होते हैं पेनस्टॉक बोलते हैं, वो बताऊंगा अभी, जो कि पानी को कैरी करते हैं अंडर प्रेशर, जो रिजर्वायर से टरबाइन तक पानी को लेके जाता है। दिस पाइप मेड ऑफ स्टील और एनफोर्स कंक्रीट। फिर उसके बाद टरबाइंस होते हैं, अलग अलग टाइप के वेन्स फिट होती है उसमें, अलग अलग टरबाइन होते हैं। उसके बाद एक टेल रेस होता है विच इज अ चैनल कैरीज वाटर अवे फ्रॉम टरबाइंस आफ्टर वाटर हैज वर्कड ऑन द टरबाइन। द सर्फेस ऑफ वाटर इन द टेल रेस चैनल इज ऑल्सो नोन एज टेल रेस। घबराने की जरूरत नहीं है इतना देखने की, अभी इमेज देखेंगे और आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इमेज दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है डैम। डैम में पानी स्टोर किया हमने, ये हम इसके पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको, है ना, स्टार्टिंग में। ये डैम है, यहाँ पे पानी स्टोर होता है। डैम के अंदर से एक पाइप कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं पेनस्टोक। पेनस्टोक एक लार्ज डायमीटर का पाइप होता है। ठीक है, पेनस्टोक के जरिए पानी जाता है सीधा कहाँ पर, टरबाइन तक के। तो पेनस्टोक क्या है, जो स्टोरेज रिजर्वायर से पानी को टरबाइन तक लेके जाए उसको बोलते हैं पेनस्टोक। फिर ये पेनस्टोक के आगे होता है नोजल कनेक्टेड। इस नोजल से फिर स्पीड से पानी जो है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो टकराती है किससे, टरबाइन से। फिर टरबाइन रोटेट होता है। आफ्टर दैट ये जो शाफ्ट है इसके अंदर, इसको मैं फिर से एक बार बना देता हूँ शाफ्ट को यहाँ पे आपके लिए। इस तरीके से ये जो शाफ्ट होती है यहाँ पे कनेक्ट होती है शाफ्ट। ठीक है, ये शाफ्ट जो है ये अंदर के जो रनर है इससे कनेक्टेड होती है। फिर ये जब घूमता है तो शाफ्ट भी घूमती है और ये शाफ्ट जनरेटर में कनेक्ट होती है। इस तरीके से रोटेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या हो रहा है सिंपल, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से पानी स्टोर है। फिर ये पेनस्टॉक के जरिए पानी बहुत स्पीड से आता है, ये बहुत हाई लेवल पे होता है, बहुत स्पीड से पानी आता है और टकराता है ये ब्लेड से, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। ये टरबाइन पूरा पार्ट है। ठीक है, टरबाइन का सेंटर है। ठीक है, पूरा टरबाइन का पार्ट है। ठीक है ना, ये वेन्स जो है, ब्लेड्स है, ये पूरा टरबाइन का बीच का ये जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड रनर, और ये शाफ्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक लेआउट है हाइड्रोलिक पावर प्लांट का। अब इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है, वो है इसके हेड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले ये देखो, जब पानी यहाँ पे टकराता है तो ये गिरता है तो एक चैनल होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम टेल रेस। तो ये वाटर कलेक्ट होता है, यानी कि ताकि ये पानी भी वेस्ट ना हो, तो इसको हम फिर आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल रेस। तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, एक डैम है, ये पेनस्टॉक बड़ा सा लार्ज पाइप है। ठीक है ना, एक नोजल है, फिर टरबाइन है। टरबाइन से जब ये टकराएगी ब्लेड से तो ये घूमेगा, साथ ही में शाफ्ट भी घूमेगी। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इसके कुछ हेड्स के बारे में देखना जरूरी है। सबसे पहला होता है ग्रॉस हेड। देखो ग्रॉस हेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल वेयर नो वाटर इज फ्लोइंग इज नोन एज ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड देखो क्या होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे पानी फ्लो नहीं हो रहा है। और टेल रेस का जो लेवल है, हेड रेस और ये टेल रेस, टॉप मोस्ट लेवल और बॉटम मोस्ट लेवल, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ग्रॉस हेड, टोटल हेड। ठीक है, इनलेट हेड भी बोलते हैं इसको, इसमें पानी अवेलेबल है। ये हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस हेड। इसी की मदद से ये जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड से पानी टकराएगा इससे, उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो वेलोसिटी हेड होता है, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जितना ये क्रॉस हेड बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और हेड होता है नेट हेड। नेट हेड क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, इसको इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, जो कि टरबाइन के इनलेट पे अवेलेबल है। अब इनलेट ये पार्ट हो गया टरबाइन, ये आउटलेट पार्ट हो गया डैम के इस साइड वाला, डैम के राइट साइड वाला पार्ट हो गया हमारे, इसको बोलते हैं हम नेट हेड। इसमें क्या होता है देखो, ये जो डिस्टेंस है, आपको पता है कि जब पानी इस पाइप से ट्रैवल करेगा तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह होंगे, बहुत सारे लॉस होंगे। जितना पानी यहाँ से हमने छोड़े उतना पानी यहाँ पे तो पहुंचेगा नहीं क्वांटिटी में, कुछ ना कुछ वाटर क्या है इस पेन स्ट्रोक में वेस्ट होगा या लॉस होगा। तो ये जो वाटर लॉस है इसकी वजह से देखो, ये जो हमारी टीएल है, टोटल एनर्जी लाइन ये है, इसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी सी लॉस होता है इसमें, है ना। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी लाइन इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन और टोटल एनर्जी लाइन दोनों ही क्या होती है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो डिफ्लेक्शन पार्ट है इसको बोलते हैं हम हेड लॉस, एच, है ना, इसको बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एच। तो इसके बाद क्या होगा देखो, आप ये जो टेल रेस से लेके हेड लॉस के हुआ तक का इतना हम पार्ट छोड़ देंगे, तो ये जो पार्ट बच गया, ठीक है ना, हेड लॉस के बाद जो पार्ट बच गया, ये टोटल हेड में से अगर हम हेड लॉस निकाल देंगे ग्रॉस हेड में से, तो बच जाएगा नेट हेड।
एंड दिस नेट हेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यही हम हमेशा कैलकुलेशन में यूज करेंगे, हमेशा हम नेट हेड को देखेंगे। तो नेट हेड हमारा ज़्यादा होना चाहिए, एच एफ हेड लॉस हमारे कम से कम होना चाहिए। तो आपको अगर एच निकालना है, ठीक है ना, तो एक हेड निकालना है नेट हेड। नेट हेड को हम नॉर्मली एच से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, ग्रॉस हेड माइनस एच एफ, ग्रॉस हेड एच जी माइनस एच एफ, ठीक है। सिंपल ये निकल जाएगा हमारा नेट हेड, है ना। अगर आपको नेट हेड निकालना है तो ग्रॉस हेड में से हेड लॉस को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नेट हेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, इसको याद रखेंगे नेट हेड क्या है, ठीक है। तो दो तरह के हेड है, ग्रॉस हेड और नेट हेड, ठीक है ना। ग्रॉस हेड में से अगर आप एच एफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट हेड, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट की इमेज और इसके बारे में समझा है, ठीक है। और एच एफ का फॉर्मूला आपको याद है, 4FLV² है ना, ये आपको याद ही होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस का जो फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे आज वो है इफिशियंसीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको इस बार जैसे कि हमारा जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे तो उसमें एफिशिएंसीज वगैरह के बारे में काफ़ी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन चार तरह की होती है। सबसे पहली है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे हम किस तरह डिनोट करते हैं, ईटा एच, ठीक है ना, ठीक है ना, इसके एक ग्रीक लेटर है एटा एच, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसी तरह मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंसी होती है, इसको हम ईटा एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जिसे हम ईटा वी से डिनोट करते हैं, वी का मतलब वॉल्यूमेट्रिक, और सिमिलरली हाइड्रोलिक में एच का मतलब हाइड्रोलिक और इसमें एम का मतलब मैकेनिकल। उसके बाद एक और एफिशिएंसी होती है ओवरऑल एफिशिएंसी, इसको ईटा ओ से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से चार एफिशिएंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना, ठीक है। एफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल, वॉल्यूमेट्रिक, ओवरऑल, ये चार तरह की एफिशिएंसी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है। देखो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर ऑफ टरबाइन, रनर रोटेटिंग, रनर क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट है टरबाइन का, ठीक है ना, टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। सिंपल है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन अभी समझ जाएगा। देखो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में क्या होता है, इधर देखिए नीचे, पावर डिलीवर टू द टरबाइन, यानी कि जितना पावर क्या है हमने डिलीवर किया रनर को, ठीक है ना, डिवाइड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट, ठीक है ना। इसको इमेज के जरिए समझते हैं, आपको ये नीचे का पार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर गिवन बाय द वाटर, यानी कि वाटर की वजह से जो पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर, रनर ये है रोटेटिंग पार्ट है। तो जब ये पानी से टकराता है, इसका पावर जब टकराता है तो पावर अलग है, ठीक है ना, जब पानी से स्ट्रक करेगा इसकी वेन से तो वो पावर अलग है ना, वो पावर एक है, ठीक है ना। गिवन बाय द वाटर टू द रनर ऑफ टरबाइन टू द, अब रेशियो में क्या आ रहा है, टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे जस्ट एक इनलेट पे जो पानी जब यहाँ से छोड़े जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे पावर है, फिर उसके बाद जब टकराता है तो एक और पावर है। जब टकराता है तो उसे हम बोलेंगे पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर या टरबाइन, और उसके बाद डिवाइड बाय उसके जो डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आएगा पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। तो ये जो टरबाइन का इनलेट है, यहाँ पे जितना पानी सप्लाई किए उसका पावर, और उसके उसमें क्या आएगा फिर न्यूमरेटर में पावर जो कि गिवन बाय द वाटर टू द रनर। तो इस तरीके से दो तरह आएगा, पावर डिलीवर टू द रनर, पावर सप्लाइड एट इनलेट। यानी कि एक पावर कौन सा, जब रनर से टकराता है वो पावर कितना था पानी का, डिवाइड बाय पावर जो कि सप्लाई किया है एट द इनलेट, ठीक है। ऑफ कोर्स जो पावर सप्लाइड एट इनलेट है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा जब वो एयर में पानी आएगा तो क्या होगा, उसका पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ दो तरह के, यहाँ का पावर ये इनलेट का, और दूसरा जब ये इसे टकराता है, दो तरह के पावर है। तो पावर डिलीवर्ड टू द टरबाइन मतलब जब ये इसे टकराएगा ब्लेड से, डिवाइड बाय पावर सप्लाइड का मतलब जब ये जस्ट यहाँ से नोजल से निकला है, ठीक है। तो इसको हम देखो क्या क्या बोलते हैं, पावर जो डिलीवर्ड हुआ रनर को उसको बोलते हैं रनर पावर, ये आरपी का मतलब होता है इसका, रनर का पावर, डिवाइड बाय पावर सप्लाइड एट इनलेट, जब पानी यहाँ से निकला तो इसको बोलते हैं वाटर पावर यानी कि डब्ल्यूपी,
ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये आपको समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है यहाँ पे। द पावर एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन इज मोर एंड दिस पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग as the flow over the veins of turbine due to hydraulical losses as the veins are not smooth। सिंपल इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। जब पानी यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, तो वो पानी ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि एयर में आने की वजह से धीरे धीरे वाटर का पावर कम हो जाता है। इसलिए हमेशा क्या होगा, एक सेकेंड, हमेशा क्या होगा, वाटर जो है वो, जब ये पावर एट इनलेट हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पावर डिलीवर टू द रनर। ठीक है, इस तरीके से आरपी यानी कि रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, समझ गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिकल एफिशिएंसी। अभी आपने जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखी, इसमें पानी का ही पावर देखेंगे, दो दो तरह से, इनलेट पे पावर वाटर का, और दूसरा जब वो टकराता है ब्लेड पे तब उसका पावर कितना है। ये दो तरह के पावर को हमने डिवाइड किए। ठीक है ना, पावर डिलीवर टू द रनर, जब ये रनर से टकराएगा वो वाला पावर, डिवाइड बाय जब यहाँ से निकलता है वो वाला पावर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये डिटेल में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इतना। उसके बाद देखते हैं हम मैकेनिकल एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा एम से डिनोट करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखो देखिए मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, द पावर डिलीवर्ड बाय द वाटर टू द रनर ऑफ टर्बाइन इज ट्रांसमिटेड टू द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन। Due to mechanical losses, the power available at the shaft of the turbine is less than the power delivered to the runner of turbine. The ratio of power available at the shaft of turbine, known as shaft power or braking power, BP on the brake power, to the power delivered to the runner is defined as mechanical efficiency. Mathematically, it is written as power at the shaft of the turbine divided by power delivered by water to the runner। अब इसको भी आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी समझ गया होगा पूरा, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। उसके बाद देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल बताता हूँ आपको। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, ये जब ये वेन से टकराएगा, यहाँ से पानी रिलीज किया हमने, तो बहुत सारा पानी क्या होगा, कुछ टकराएगा और कुछ पानी ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा टेल रेस में। तो जब पानी को जो वेस्ट भी हो रहा है इसमें बिना टकराए गिर रहा है, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसा निकालना है कि जितना वॉल्यूम इससे एक्चुअली टकराएगा वेन से, ठीक है, ये एक वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाय एक्चुअल जो पानी हमने यहाँ से रिलीज किए थे। ठीक है, टोटल वाटर सप्लाइड फ्रॉम दिस फ्रॉम टू द टरबाइन, टोटल सप्लाइड टू द टरबाइन। ठीक है, वो एक वाटर का वॉल्यूम, और दूसरा एक्चुअली जो पानी हिट किया है इसको रनर को, वो तो एक्चुअली जो पानी हिट किया है वो डिवाइड बाय टोटल वाटर सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ठीक है, तो ये दो इफिशिएंसी, दो जो है वॉल्यूम में को याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। सिंपल बताता हूँ, पावर जो कि शाफ्ट पे अवेलेबल है, जो पावर से शाफ्ट घूम रही है, ठीक है ना, वो पावर डिवाइड बाय जो एक्चुअल पावर हमने यहाँ से पानी का जो रिलीज किया, यानी कि ये पावर डिवाइड बाय शाफ्ट का रोटेशन। ठीक है ना, ये जो शाफ्ट का रोटेशन है डिवाइड बाय एक्चुअल जो इनलेट में हमने पावर प्रोड्यूस किया, तो ये हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी बता दिया इसने टरबाइन। इसको हम किस तरह लिखते हैं, देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल एट द शाफ्ट डिवाइड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, इस तरीके से हम वो लिख सकते हैं। तो शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, बेसिकली शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। तो इसको अगर हम और इसको और वो करेंगे तो देखिए किस तरह लिख सकते हैं, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। ठीक है ना, जो आरपी क्या है इसमें, पावर डिलीवर टू द रनर, तो दोनों को अगर हम आरपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय आरपी इधर आ गया, आरपी डिवाइड बाय डब्ल्यूपी। एसपी अपॉन आरपी क्या होता था, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय, आप बोल सकते हो कि रनर पावर, ये क्या होता था, मैकेनिकल एफिशिएंसी।
सिमिलरली आरपी डिवाइड बाय डब्ल्यूपी क्या होता था, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप आपको एफिशिएंसीज के बारे में समझा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि एक टरबाइन दिखता किस तरह से। हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ टरबाइन देखेंगे, बट उसके पहले देख लो, इस तरीके से एक रनर दिखता है टरबाइन का। देखो ये ब्लेड्स है, ये जब पानी टकराता है तो बहुत स्पीड से घूमता है, फिर ये शाफ्ट है एक्चुअली, जो शाफ्ट रोटेट होती है। ठीक है, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है, ये रनर होता है टरबाइन का। और ये जो टरबाइन का रनर है केसिंग के अंदर होता है, ये इस तरीके से केसिंग होती है जनरली, उसके अंदर ये रनर और टरबाइन घूमते हैं। ठीक है, ये केसिंग के अंदर। ठीक है, फिर ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जस्ट आपको एक इमेज बता रहा हूँ ताकि आप हमेशा इसको आगे याद रखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम टाइप्स ऑफ टरबाइन देखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ टरबाइन से, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर के बारे में पूरा समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टरबाइन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।